ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस जो है एक हॉट न्यूज़ बना हुआ है और पूरी इससे जो इंसानियत है वो ख़तरे में है। ये एक बड़ी ख़ौफ़नाक किस्म की वबा है जो तकरीबन 100 साल बाद आई है। आजकल पूरी तरह का जो फ़ोकस है मीडिया का और सोशल मीडिया का, आपके टेलीफ़ोन्स में जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, जो मैसेज आते हैं वो ज़्यादातर कोरोना वायरस के बारे में होते हैं। और बहुत सी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। लेकिन ये बात भी याद रखिए कि इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि बिल्कुल फ़जूल है, किसी काम की नहीं है और इसको सिर्फ लोग जो है वो फॉरवर्ड कर देते हैं बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर तस्दीक किए। और ये भी इत्तलात मिलने में आई हैं कि बहुत से लोग इससे मिसगाइड भी हो रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने ये सोचा कि आप तक एक सही इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाई जाए इसके बारे में। और हमारे साथ दो मेहमान आज मौजूद हैं जो कि इंग्लैंड में डॉक्टर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं दोनों। और इन्होंने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी, मेरी जब इनसे बात हुई तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। तो हम आज उनसे ऑनलाइन बात करेंगे। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा, हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर मूसा से और डॉक्टर अतिया रज़ा से। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मूसा एंड डॉक्टर अतिया। अस्सलाम वालेकुम। जी आपको सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने जो अपना इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है। उसकी वजह ये है कि हम चाहते हैं कि अपने ऑडियंस तक एक इंतहाई यूज़फुल और जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाएं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो डॉक्टर मूसा मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए कि आपको अल्लाह ताला ने सेहतयाब किया और आप वापस घर आए। थैंक यू वेरी मच। जी, और मैं जैसे अपने नाज़रीन को पहले बता चुका हूँ कि आप माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं, क्वालिफ़ाइड डॉक्टर हैं, यूके में काम कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको ये आप कोरोना के पेशेंट भी रिसेंटली रहे हैं और सेहतयाब होके आए हैं। तो इस हिसाब से जो आप हमें इन्फॉर्मेशन देंगे, वो बहुत यूज़फुल होगी। और इसीलिए साथ डॉक्टर अतिया से हमने रिक्वेस्ट की कि वो एज़ अ डॉक्टर हमें बताएँगी कि वो आपका कैसे टेक केयर करती रही हैं घर में। और सेकंडली ये कि आप जब अपना वो जॉब पे होती हैं और आप भी जब जॉब पे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम वी विल टेक जस्ट शॉर्ट ब्रेक एंड आफ्टर दिस ब्रेक वी विल डिस्कस इट विद यू। जी, तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर मूसा आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताएँ कि आपको ये कैसे हुआ कि आपको ये चीज़ हो रही है, या क्योंकि डॉक्टर तो स्पेशल अपने केयर करते हैं ना जी, उनको ज़्यादा इसकी होती है जानकारी। तो आपको कैसे फ़ील हुआ कि आपको ये हो रहा है? 21 ऑफ मार्च को मेरा आउट पेशेंट क्लिनिक था शोल्डर स्कैनिंग का। तो वो मैंने अपना क्लिनिक किया और 22 को मैं ठीक था। 23 ऑफ मार्च को मुझे फीवर स्टार्ट हुआ और मुझे जिसे कहते हैं कि बॉडी एक्स थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हुई। तो इन अ डे और टू इट वेंट अप टू 38.4। मेरा जो टेम्परेचर था वो इतना ज़्यादा ऊपर चला गया कि मुझे महसूस हुआ कि ना मुझे कोई और पीछे कॉज थी, ना कफ था, ना कोई सोर थ्रोट था, कुछ नहीं था। तो ये फीवर क्यों हो रहा है? थर्ड डे मुझे कफ ने भी ज्वाइन कर लिया और उसके बाद मुझे शक पड़ा कि शायद मुझे कोविड-19 का अटैक हुआ है, मैंने वायरस कैच किया है। तो मैं गया हूँ अपने हॉस्पिटल, मैंने फोन टेस्ट करवाया अपना कोविड-19 का। और इसी दौरान जो था वो फीवर 38.8 38.6 तक चला गया और कंटिन्यूस, ये डाउन नहीं हुआ है, हाई ग्रेड फीवर रहा है और कफ जो है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती गई है। मुझे डाउट हो गया कि मुझे शक पड़ गया कि ये कोविड का अटैक हुआ है मुझ पर। मतलब ये रोज़ बढ़ता जा रहा था? जी रोज़ सॉरी बढ़ता जा रहा था ये? सॉरी से इट अगेन। रोज़ बढ़ता जा रहा था ये जो आपका? जी, कफ जो थी वो बढ़ती जा रही थी और जो टेम्परेचर था वो 38 और 38.8 के दरमियान रहा। इस दौरान कोई मेडिसिन आपने ली फीवर को नीचे करने के लिए? मैं पैरासिटामोल ले रहा था 6 आवरली। तो उससे भी फीवर में कोई फर्क नहीं आ रहा था। शिवरिंग थी बहुत ज्यादा, बॉडी एक्स थी बहुत ज्यादा। तो जब मेरा 72 आवर्स के बाद रिजल्ट आया तो वो पॉजिटिव था। तो फिर मेरी ब्लड सैचुरेशन भी ये मॉनिटर कर रही थी कंटिन्यूसली, वो भी बॉर्डर लाइन थी। तो फिर 29th ऑफ मार्च को इन्होंने मेरी जब चेस्ट ऑस्कल्टेट की तो इनको कैपिटेशंस फील हुई। कैपिटेशंस मींस कि जो एक नॉर्मल साउंड होती है जो आप स्टेथोस्कोप सुनते हैं वो नहीं होती। तो इन्होंने फौरन कॉल की एम्बुलेंस को और एम्बुलेंस आए। दे वर ऑल in PPE. So because we have told them that the person is COVID-19 positive,
और A&E ले गए। A&E में जाके मेरी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस हुई, चेस्ट एक्सरे हुआ, तो चेस्ट एक्सरे में ये जो इन्फिल्ट्रेशंस थी मेरे नजर आ गई, तो उन्होंने कहा शायद इसको निमोनिक अटैक भी हुआ है साथ में, और उन्होंने मुझे कोरोना वार्ड में ट्रांसफर कर दिया। तो आपने कोरोना वायरस, ये जिसमें आप इस वार्ड में रहे हैं, इस दौरान जो आपका जो मतलब एक्सपीरियंस था, जो डॉक्टर्स का आपके साथ बिहेवियर, मतलब लोग आपको, डॉक्टर आके आपको टच करते थे या आपको चेक करते थे, किस तरह चेक कर रहे थे? क्योंकि सुनने में आया है कि डॉक्टर अवॉइड करते हैं, नॉर्मली कुछ डॉक्टर अवॉइड कर रहे हैं। नहीं, मेरी जो मेरा एग्जामिनेशन था, जो मेरी नेचर ऑफ जो मेरी सिम्टम्स थी, जो नेचर ऑफ डिजीज थी, उसमें इतना ज़्यादा बॉडी एग्जामिनेशंस नहीं रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो लेकिन फिर भी जो स्टाफ रूम में आ रहा था, क्योंकि आइसोलेटेड वार्ड था, जो स्टाफ भी रूम में आ रहा था वो PPE के साथ आ रहे थे, और जो नर्सेज मेरा टेम्परेचर ले रही थी, या मेरी नेजल कैनोला लगा हुआ था ऑक्सीजन के लिए इस सारे दौरान में, उसको एडजस्ट करना, वो सब कुछ वो वेल इक्विप्ड थी, वो वेल प्रोटेक्टेड थी। तो इस दौरान आपको वो मेडिकेशन क्या करते रहे आपकी, ये हॉस्पिटल के दौरान, ड्यूरिंग द टाइम इन द हॉस्पिटल? जब मुझे ट्रांसफर किया A&E से कोरोना वार्ड में, तो फौरन ही मेरी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी, क्योंकि चेस्ट एक्सरे में काफी कुछ इट वाज ऑल वेरी क्लियर, और साथ में पैरासिटामोल ले रहा था मैं, प्लस मुझे ऑक्सीजन दी जा रही थी। अच्छा। वन थिंग आई वांट टू मेंशन हियर कि मैं खुद अपने आप को भी असेस कर रहा था, और मैं अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे भी गौर कर रहा था कि कहीं भी मुझे ब्रीदिंग में अगर कोई डिफिकल्टी होती है, तो आई नीड टू स्पीक विद कंसल्टेंट, और वो भी दे वर कीपिंग एन आई, इसके ब्रीदिंग पैटर्न ठीक है, इसको ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। लेकिन मेरे जो टेम्परेचर था उस पर वो वरी थे कि क्यों नीचे नहीं आ रहा, ये 38 से 38.8 तक जाता है और 38.5 तक रुक जाता है। इस तरह से वो चीजें मॉनिटर कर रहे थे बहुत क्लोजली। राइट। अच्छा, एक चीज़ और आपसे, ये जो हमारे जो कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान इंडिया में भी यही कॉन्सेप्ट है कि गर्मियाँ आएंगी तो ये जो वायरस है ये ख़त्म हो जाएगा जी खुद ही, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, इसमें सस्टेन नहीं कर सकता। इस एज ए डॉक्टर आप क्या कहते हैं, एज ए पेशेंट भी, एज ए डॉक्टर भी? देखिए, एज ए डॉक्टर तो मैं कहूँगा कि अभी ऐसी कोई भी ऑथेंटिक थ्योरी जो है वो सामने नहीं आई है कि इस वायरस के ऊपर टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट करता है, कि अगर आप 40 डिग्री या 45 डिग्री, जैसे कि हमारे पाकिस्तान और इंडिया और उन एक एवरेज टेम्परेचर रहता है इन कमिंग मंथ्स, जून जुलाई अगस्त में, तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक वैसी थ्योरी आई है, जो प्रूफ चीज आई है कि टेम्परेचर जो है वो इस वायरस को आइदर खत्म कर देगा या कम। ठीक है, तो अभी ये थ्योरी मतलब बिल्कुल बेसलेस है, मतलब जो घूम रही है चीज़ें। और अच्छा, सेकेंडली अभी डॉक्टर अतिया आपसे शुरू करते हैं, इसी सवाल के साथ ही शुरू करते हैं, क्योंकि ये मेरी अपनी भी, मैं खुद भी इस थ्योरी पे बिलीव करता रहा हूँ फॉर अ गिवन टाइम, कि ये चूँकि अभी जो शुरू में सुनने में आ रहा था, जैसे कि अभी डॉक्टर ने भी कहा, मूसा ने, कि ये नया बिल्कुल वायरस है, इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है लोगों को, तो दैट लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली मेरा भी ये था कि भाई 27 डिग्री का उन्होंने कहा है, तो पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है गर्मियों में, तो ये जो आउटडोर जो ट्रांसमिशन है इसकी, यानी जो चीज़ों के साथ हाथ लगाने से आपको लगती है, एटलीस्ट आउटडोर में वो ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज इट्स मच मोर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये थ्योरी कहाँ तक गलत थी और कहाँ तक ठीक थी। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया बात करना चाहती हूँ कि आपने ये टॉपिक चूज किया इस पर बात करने के लिए, क्योंकि आई थिंक दिस इज द नीड ऑफ द टाइम, और आपने आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड आइडिया कि पेशेंट के पर्सपेक्टिव से और डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया जाए। जहाँ तक कि आपने ये टेम्परेचर की बात की, टेम्परेचर में जिसका हम सब जानते हैं कि एक नया वायरस है, देयर आर सो मेनी थिंग्स वी डोंट नो अबाउट द वायरस, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, देयर आर सो मेनी ग्रे एरियाज आई वुड से, कि लोगों को नहीं पता, और इवन कुछ साइंटिस्ट को भी अभी नहीं पता इस वायरस के बारे में। टेम्परेचर के बारे में जहाँ तक अभी हमें पता है, तो बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी जिस टेम्परेचर पे, जो टेम्परेचर इस वायरस को चाहिए किल होने के लिए, डेड होने के लिए, ह्यूमन बॉडी उस टेम्परेचर में सर्वाइव ही नहीं कर सकती। तो अभी तक कोई ऐसी साइंटिफिक प्रूवन बेस नहीं है जिसपे कहा जाए कि इस टेम्परेचर पे आके इस कंट्री में अगर टेम्परेचर 45 डिग्रीज या इवन 50 डिग्रीज तक भी जाता है तो ये वायरस किल हो जाएगा। तो ऐसा अभी तक कुछ अभी there is nothing proven right now. It's nothing proven like that. अच्छा,
आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या आप कोरोना पेशेंट से डायरेक्टली डील कर रहे हैं? जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ अभी, हम कोरोना पेशेंट से इस तरह डायरेक्टली, हमने अपने काम करने के तरीके को थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि इसमें पेशेंट से डील करना ना सिर्फ ये कि डॉक्टर के लिए रिस्की है, पेशेंट के लिए भी उतना ही रिस्की है, क्योंकि डॉक्टर भी इन्फेक्शन जो है वो पेशेंट को पास कर सकता है। तो हम लोग अब इस तरह करें, हम ज़्यादातर पेशेंट्स को वीडियो कंसल्टेशंस कर रहे हैं, और हम टेलीफोन पे जो पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सेम कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको के देखना ज़रूरी होता है, तो उसको हम कीपिंग द सेफ्टी इन माइंड, और उनसे हम पहले क्वेश्चंस करते हैं कि आर दे सेफ इनफ टू कम टू द प्रैक्टिस, और अगर हमें लगता है कि वो सेफ इनफ तो प्रैक्टिस में आते हैं, उन पेशेंट्स को हम देखते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई नर्सिंग होम के पेशेंट्स हैं जिनको ये देखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो उन पेशेंट्स को अभी हम डील कर रहे हैं। लेकिन अब काम करने के स्टाइल को थोड़ा चेंज किया है ताकि पेशेंट की सेफ्टी और इवन डॉक्टर की सेफ्टी दोनों का ख्याल रखा जाए। अच्छा, एक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है डॉक्टर अतिया कि अगर घर में किसी एक को हो गया तो बाकी भी गए, मतलब बहुत ज़्यादा, मैंने जैसा को बताया कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द नेट एंड जिसे कहते हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जा रही है। अब आप माशाल्लाह मेरे सामने मिसाल हैं, और आपके 2 बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, वो भी माशाल्लाह इसी घर में रहते हैं। तो डॉक्टर साहब पहले तो बीमार हुए, उसके बाद ये कुछ दिन घर में रहे, और जब इनका पॉजिटिव डिक्लेयर हो गया फिर ये हॉस्पिटल गए। इट मीन्स ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हेन ही वाज एट होम, तो आप भी थी यहीं पे और बच्चे भी यहीं थे। तो इस तरह कैसे आप लोगों को तो बिल्कुल माशाल्लाह आप ठीक हैं, सेहतमंद हैं, कैसे हुआ ये किस तरह अपने आप को बचाया आपने राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे व्हेन इवन ही डिडंट नो कि ही हैड बीन इन्फेक्टेड? मुझे लगता है कि ये एक हाउस होल्ड में किसी को कोविड-19 हो जाए तो ये बिल्कुल सही है कि पॉसिबिलिटी है कि उसी घर में जो चांसेस है बाकी लोगों को होने के वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो जितनी नजदीक भी कोशिश करें, वो जो ये वायरस है ये एयर में है, ये हाथ लगने से फैलता है, सो देयर आर सो मेनी वेज द वायरस कैन स्प्रेड। तो जहां तक इसका ताल्लुक है कि जब इतना जब हमें पता चल गया, तो खैर मुझे भी जब मुझे सिम्टम्स स्टार्ट हुए थे तो I knew that this could be corona because COVID-19 स्टार्ट हो चुका था। तो उसमें फिर हमने जो सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स थी वो स्टार्ट करनी शुरू कर दी। बीच में मुझे बिकॉज आई वॉज द मेन केयर, और बीच में मुझे थोड़े से सिम्टम्स हुए, लेकिन मेरे सिम्टम्स बहुत माइल्ड थे। मुझे एक दिन के लिए हल्का सा फीवर हुआ और शिवरिंग हुई, और वो तकरीबन 7-8 घंटे में वो ठीक हो गया। 2 दिन के बाद मुझे दोबारा सेम सिम्टम्स हुए और वो बिल्कुल ठीक हो गए एक दिन के बाद। तो क्योंकि ये सिम्टम्स बहुत वेरी करते हैं, कई लोगों को इतने माइल्ड सिम्टम्स होते हैं कि उनको इवन कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और कई लोग घर में एज अ कैरियर, जिसका बच्चे जो हैं वो जो यंग पीपल है दे आर मोर कैरियर्स। उसमें ये होता है कि वो डिजीज उनको दे गेट द डिजीज बट दे डोंट शो द सिम्टम्स एंड दे बिकम अनवेल। मतलब होता है वो कोरोना ही है, वो कोविड-19 ही है। आप समझती हैं जो आपको 2 दफा जो बुखार चढ़ा वो हो सके वो एक कोरोना का बहुत माइल्ड आके निकल गया हो। जी बिल्कुल मुझे एग्जैक्टली अगर इनको था, मैं इनकी लुक आफ्टर कर रही थी और मुझे सेम सिम्टम्स थे, सो इट्स वेरी लाइकली दैट आई हैड कोविड-19, मुझे भी वही हुआ। अच्छा, लेकिन you didn't get yourself tested, it was just gone within a couple of days. At that time हमने बात की थी अपने जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ वाले, उन्होंने कहा था कि आई डोंट नीड टू बी टेस्टेड, क्योंकि फर्स्टली मेरे सिम्पटम्स बहुत माइल्ड थे, और सेकेंडली दे वर सेइंग द सेम थिंग कि अगर इनको हुआ है तो मैं इनकी लुक आफ्टर कर रही हूँ, आई एम पार्ट ऑफ द सेम हाउस, और मुझे सिम्पटम्स है तो मुझे भी वही हुआ है। अच्छा, दौरान टाइम जब ये हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटलाइज्ड हुए, उस दौरान आप और बच्चे इनको विजिट करते रहे? वाज इट पॉसिबल फॉर यू गाइस टू विजिट हिम? नहीं, हॉस्पिटल में विजिट करने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। हॉस्पिटल में किसी के भी आने की हमें इजाजत नहीं थी। फर्स्ट डे मैं इनके साथ एम्बुलेंस के पीछे अपनी कार में इनके साथ हॉस्पिटल गई थी, और वहाँ मैं इनके 2 कंसल्टेंट जिसने इनको चेक किया उससे मैंने बात की थी, लेकिन उसके बाद इनके हॉस्पिटल में कोई नहीं जा सकता था। लेकिन मैं इनके फोन पे इनसे बात होती रहती थी, और नर्सिंग स्टाफ से मैं फोन पे इनका हाल पता पूछती रहती थी, लेकिन बच्चों को या रिलेटिव्स को किसी को भी हॉस्पिटल में जाने की इजाजत नहीं थी। ठीक है। अच्छा, अब ये फारग होके सेहतयाब होके माशाल्लाह घर वापस आ चुके हैं, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट जहां से ही हैज पास थ्रू,
वहां से अब ये उनको डिक्लेयर हो गया कि अब ये पेशेंट नहीं रहे, अब ये फारग हो गए हैं, कोरोना इनको नहीं है, अब ये ठीक हो गए हैं। अब ये जब घर आए हैं तो वो जो टाइम है, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि जब इनको बुखार चढ़ा उस वक्त तक आप लोग क्या एहतियात करते थे वो बता दीजिए, और उसके बाद जब ये सेहतयाब होके आए हैं अब इस वक्त इनके साथ क्या सलूक हो रहा है, मतलब इन अदर वर्ड्स क्या इनकी केयर हो रही है? जब पेशेंट के सिम्टम्स स्टार्ट शुरू हो जाते हैं तो जो एक पैगाम में पहुंचाना चाहिए जरूरी तकनीक बहुत जरूरी है कि आप जो अपनी इंफॉर्मेशन ले वो व्हाट्सएप से या फेसबुक से, वो आपको इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं होना चाहिए, मतलब इस पर इतना ट्रस्ट ना करें। जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो आपकी गवर्नमेंट की एडवाइस है, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन लेंगे, आपको सही इंफॉर्मेशन मिलती है। पेशेंट जब सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं तो पूरी फैमिली को 14 डेज के लिए सेल्फ आइसोलेट होना पड़ता है। इसका मतलब है कि हम पूरी फैमिली अपने घर से बाहर नहीं जा सकते थे, और घर में रहते हुए हमें आपस में भी डिस्टेंस का ख्याल रखना बहुत जरूरी था। बच्चों को हमने इनके अपने कमरे तक मजबूत किया हुआ था, क्योंकि मैं उनसे जो मुताबिक कर रही थी तो मैं खाना वगैरह देना हो, सब कुछ उनकी जो बाकी चीजें करना वो मैं कर रही थी, लेकिन हमने कमरे के बाहर ग्लव्स रखे हुए थे, हम ग्लव्स पहन के कमरे में जाते थे, मास्क दूसरे पहन के रखा हुआ था। इसके अलावा ये कि हैंड हाइजीन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। 20 सेकेंड्स के लिए हाथ धोने, जब आपने हाउस होल्ड के जितने भी लोगों को चाहिए कि अपनी कटलरी अलग रखें, अपने टॉवल्स वगैरह अलग रखें, और जितना फ्रीक्वेंटली हो सकता है अपनी डिशेस को वॉश करना, या अपनी जो बेडिंग्स है, ब्लैंकेट में, इन सब चीज़ों को वॉश करना बहुत जरूरी है। हाई टेम्परेचर पे वॉश करना मशीन के अंदर। तो और इसके अलावा अवॉइड करें कि अगर आपको हाथ लग जाता है तो अपने मुंह को या नाक को या आंखों को हाथ में लगाएं। तो आई थिंक ये सारी जो सारा एक 2 वीक्स का टाइम पीरियड था, इट वाज अ टफ टाइम फॉर द होल फैमिली। बच्चों के लिए भी और मुझे तो फोर्स था ही, और आई थिंक नॉट ओनली फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस जिससे लोग बहुत ज्यादा डर गए हैं, जो कि टू सम एक्सटेंट ठीक भी है, बिकॉज इट इज वी आर सीइंग लॉट ऑफ मॉर्टेलिटीज। लेकिन इसमें यह है कि लोगों को चाहिए कि अगर आपको हो भी जाता है, यू ट्राई टू डू अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एडवाइस एंड stay calm, and I think be kind to each other and help each other. I think we are learning in this adverse circumstances. कि जो हालात जो थोड़े नॉर्मल हुए हैं, इसमें हमारी लर्निंग भी है साथ साथ। ठीक है, तो कोई ऐसा सिचुएशन आप देखती हैं, फॉर एग्जांपल देखें, हाँ वी आर लिविंग इन द लकी कंट्रीज जहाँ पे एवरेज जो है वो एक कमरे में एक इंसान जिन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है लाइफ में। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जिस अब एक कमरे में 6 लोग 8 लोग भी रहते हैं, वहाँ गुर्बत बहुत ज्यादा है। यूरोप में तो ये है ना कि जिस तरह एक कमरे में एक आदमी, एक एवरेज है यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड जो है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से एक कमरे में 6 लोग रहते हैं और 8 लोग रहते हैं। एक छोटा सा घर होता है, जिस तरह वहां पे आप समझते हैं कि जो हालात हैं, तो वहां पे अगर उन हालात में अगर किसी घर के एक फर्द को ये इन्फेक्शन हो जाए तो उस सिनेरियो में जो बाकी 5 हैं या 6 हैं उनको बचने का उनका कोई तरीका है? आई थिंक ये बहुत ही डिफिकल्ट सिनेरियो है, क्योंकि जो अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें ज़ाहिर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे आपने कहा एक कमरे में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। तो अगर एक कमरे में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो ऑफकोर्स जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा है जी, और जो एहतियात है वो कर तो सकते हैं, लेकिन टू सम एक्सटेंट वो एहतियात हो सकती है, लेकिन जो चांसेस हैं ट्रांसमिशन के वो बहुत जाते हैं। ये जो बहुत इसके बारे में अभी आखिरी सवाल आपसे मैं पूछता हूँ कि जो स्पेकुलेशन है वो ये है कि पहले जो सुना था कि छींक से, खांसी से, और वो जो हाथ है छींक खांसी वाला या पेशेंट का जो हाथ है वो आपके हाथ से लगे और आप वो हाथ मुंह पे या नाक में डालें तो उससे आपको ये वायरस ट्रांसफर होता है। क्या आजकल भी ये थ्योरी है कि कोई नई चीज आ गई है? क्योंकि ये बहुत इट इज बीइंग स्प्रेडेड लाइक एनीथिंग, बहुत तेजी से फैल रहा है ये। तो मेरा ख्याल में तो ऐसा नहीं है, शायद कुछ और चीज भी हो जो आप जानते हो। इसके जो मोड ऑफ स्प्रेड है, इसके जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसके यही है कांटेक्ट, आपका हैंड का कांटेक्ट, और इसके अलावा कोई भी क्लोज कांटेक्ट, और इसके अलावा जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी है कि एयर में अगर आपके साथ कोई बंदा बैठा है, उसको छींका है और उसकी छींक में वो ड्रॉपलेट्स है, उसको कोविड-19 के सिम्टम्स है, दिस इज द रीजन कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का इतना ज़्यादा कह रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, कि इतने डिस्टेंस पे
जो है ना आप दूसरे किसी भी शख्स से अपने इतना डिस्टेंस रखते हैं। तो ड्रॉपलेट्स में है और एयर में है और इसके अलावा क्लोज कॉन्टैक्ट में। मतलब ड्रॉपलेट्स एयर में है कॉज्ड बाय समवन स्नीजिंग और कफिंग, हाँ जी, इट इज इन द एयर और फिर ये ड्रॉप जमीन पे गिरता है। बात करने से भी तो ड्रॉपलेट आते हैं ना, हर इंसान का बात करने से ड्रॉपलेट आते हैं, हल्के फुल्के जरूर आते हैं ड्रॉपलेट्स। तो ये भी मतलब इसी वजह से अगर दो लोग आपस में बैठे बात कर रहे हैं और उनमें जो डिस्टेंस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, 1.5 मीटर और हायर, तो फिर बात करने से तो नहीं ये लग सकता। बात करने से नहीं लग सकता, लेकिन क्योंकि आपकी स्पीच से लग सकता है और आपके अगर कॉफ कर रहे हैं तो उससे लग सकता है। बात करने से नहीं है, लेकिन अगर आपकी अगर अराउंड द पर्सन अगर एयर में कोई वो जो वायरस स्प्रेड हुआ है, then the other person can catch it. ओके गुड, बहुत ही आपसे यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली और मैं कोशिश करूंगा कि शेयर करूं इस चैनल के तरफ से, और जहां जहां भी हमारे चैनल के चाहने वाले मौजूद हैं उन तक ये पैगाम पहुंचे, क्योंकि ये बहुत मेरे नज़दीक तो ये बहुत इंफॉर्मेशन है। बल्कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, कल जब आपसे बात हुई डॉक्टर मूसा और आज जो आप दोनों से बात हुई है, मुझे खुद बहुत इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। आजकल मैं भी घर से ही काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। लेकिन ये कि जब मैं पढ़ना शुरू करता था नेट पे, तो देयर वाज लॉट ऑफ स्टफ अवेलेबल, देयर इज लॉट ऑफ स्टफ अवेलेबल, और वो पता नहीं लगता कि कौन सी चीज़ ठीक है कौन सी गलत है। तो इसीलिए मैंने फिर सोचा यही कि आप लोगों से बात करके, और ये आप लोगों का जो मैसेज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी गोल्डन इंफॉर्मेशन है, जो कि मैं कोशिश करूंगा कि हमारे मुल्क में और जहां भी जहां ये जुबान जानने वाले लोग मौजूद हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। I'm sorry for interrupting you. मैं छोटा सा कोट है, मैं आपको बीच में कहना चाहूंगी कि एक saying है कि once the storm is over, you won't remember how you made it through or how you survived it. But one thing is certain: when you come out of the storm, you won't be the same person who walked in. That's what the storm is all about. So सब लोग बाहर निकले और जल्दी बाहर निकले। And we are happy once and we are very thankful to God. बिल्कुल। और कोई खास कोई मैसेज आप देना चाहेंगे अपने लोगों को जो सुन रहे हैं? उसमें ये है कि इसमें इस बीइंग अ पेशेंट मैंने ये फील किया है कि ये इसको प्लीज, मेरी एडवाइस है, मेरी रिक्वेस्ट है, इसको लाइट ना लीजिए, ठीक है? ये बहुत सीरियसली अफेक्ट करता है आपकी हेल्थ को। अब मुझे 3 वीक्स हो गए हैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हुए, लेकिन पोस्ट वायरल फटीग इतना है कि वॉक करना भी मुश्किल है। इसलिए इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं बहुत देर तक रहते हैं। तो प्लीज़ इसको लाइक अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को जो उसने मेजर्स बताए हैं उसको फॉलो कीजिए, स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। डॉक्टर अतिया, हाफ मिनट। अभी मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अभी हर मुश्किल वक्त और आसान तक होने से इंसान लर्न करता है। हम इस वक्त एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में बहुत ज़्यादा एक लेसन है, एक सबक है, आई थिंक वो हम सबको लेना चाहिए। तो वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सबक ये है कि हमें we have to be kind to each other and we have to look after each other. और सोशल डिस्टेंसिंग का भी यही रीजन है कि हम दूसरों के बारे में सोचें कि अगर हमें नहीं है लेकिन किसी को हो सकता है, तो इसलिए हमें घर से बाहर नहीं निकलना। तो stay at home and stay safe. Yes, stay at home as long as it is possible for you, and stay at home, and if you are going out, then consider all the precautionary measures you need to take in order to protect yourself and each other. For the time being, thank you very much Dr. Musa and Dr. Atiya. मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे आपके पास कोई ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन आई जो आप समझते हैं कि अभी तक अवामुन नास तक नहीं पहुंची, तो आप ज़रूर मेरे से कांटेक्ट कीजिए और हम इस वीडियो के ज़रिए, इसी चैनल के ज़रिए लोगों तक ये जो जानकारी है ये पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। तो ख़वातीन हज़रात, आपने डॉक्टर मूसा को सुना, डॉक्टर अतिया रज़ा को सुना, और आपने देखा कि जो एहतियाती तदाबीर हैं, शायद आपने भी नोट किया हो कि जो आप तक ख़बर पहुंच रही है, शायद वो सारी जो ख़बरें हैं वो ठीक नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन या जो गाइडलाइंस मुख्तलिफ़ ज़राए से आप तक पहुंच रही हैं, उनमें कितनी सदाकत है और कितनी नहीं है। बेहतर ये है कि आपका जो डॉक्टर है उससे हदायत ली जाए। ऑनलाइन में जो WHO की जो साइट है उससे इंफॉर्मेशन ली जाए, या जिस तरह अभी ये जो 2 डॉक्टर साहिबान थे, इन्होंने जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है वो, और जो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाने का मकसद भी यही था कि आपको डॉक्टर्स की जो हदायत हैं उनके ऊपर चलना चाहिए, ना कि मुख्तलिफ जो सोर्सेज से आपको इन्फॉर्मेशन आती है उसमें नहीं पता कि वो इन्फॉर्मेशन कितनी ठीक है और कितनी नहीं है। इसीलिए आप बेहतर है
कि आप डॉक्टर से मशवरा करें और ये जो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है इसको संजीदगी से सुने कि ये जो डॉक्टर साहबान हैं इन्होंने क्या बताने की इसमें कोशिश की है। सफाई का ख़ास ख्याल रखें, जैसा कि अपनी डाइट का ख्याल रखें, पहले भी बहुत दफ़ा बताया जा चुका है और आपको नॉलेज में भी होगा। अगर आप घर में रहने के काबिल हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं कि घर में रहें तो ज़रूर घर में रहें, और बवजह ज़रूरत अगर आपको बाहर जाना पड़े तो तमाम एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको मद्देनज़र रख के आप घर से बाहर निकलें। बहुत ही ज़रूरी है कि आप इस बात को समझें कि ये एक डेडली वायरस है। ये इस तरह नहीं है कि बुखार चढ़ेगा और ये ख़त्म हो जाएगा और कुछ लोग जो हैं जो बहुत उम्र सीधा हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, या उनके लिए ज़्यादा नुकसानदेह है और आपके लिए नहीं है अगर आप बहुत यंग हैं। ये हर एक के लिए डेंजरस है, हर एक के लिए इसका जो नुकसान है वो उतना ही है, बहुत ही नुकसानदेह है। और अगर आप इस बात को समझ सकते हैं तो इस बात पे ज़रूर तवज्जो दीजिए। इसलिए बहुत एहतियात कीजिए, बहुत एहतियात की ज़रूरत है। हमें जैसे जैसे और मज़ीद ऑथेंटिक ज़रिए से इन्फॉर्मेशन मिलती रही हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। एक बात ये बता दें कि हमारा ये जो चैनल है ये नो प्रॉफिट नो लॉस की बेस पर है। हमारा चैनल ये चाहता है कि आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँचे वो सही पहुँचे और आपको इससे फ़ायदा हो किसी भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है। लिहाजा आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रिजवान काज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।